एक विवाह ऐसा भी भाग एक बड़े विले का आलीशान कमरा जिसमें रात के समय डिम लाइट जल रही थी। उसी कमरे में 25-26 साल की एक लड़की साड़ी पहनकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, लैपटॉप पर बड़ी शांति से बैठकर काम कर रही लड़की हड़बड़ा गई और उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक आदमी था जो नशे की हालत में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। उसके कदम ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो इस तरह लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे के अंदर आया। जैसे ही उसने लड़की को लैपटॉप पर बैठे काम करते हुए देखा, उसने गुस्से से उसे घूरने लगा। उस लड़की ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, कुणाल आप ठीक हैं? उसके कहने पर कुणाल ने तेज आवाज में चलते हुए कहा, जस्ट सेट अप। मेरी इतनी झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वह नशे की हालत में इस तरह आगे बढ़ा और उसके शरीर जो बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था, इस तरह जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़की उसे जमीन पर गिरता देखकर आगे बढ़ी। उसने उसके हाथ को पकड़कर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है? आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। कुणाल इतना सुनकर वह लड़की कुणाल को सहारा देने की कोशिश करने लगी ताकि उसे आराम से बिस्तर पर ले जाकर बिठा सके, लेकिन कुणाल ने जैसे ही उसके कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए देखा, उसने उसे खुद से दूर धक्का दिया। वो लड़की वहीं जमीन पर गिर गई। उसके हाथ पर हल्की सी खरोंच आ गई। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो कुणाल आप? वो बोल ही रही थी कि तभी कुणाल आगे बढ़ा। उस लड़की के गालों को कसकर दबाते हुए कहा, पूर्वी मल्होत्रा, मैं तुमसे मदद मांगी नहीं थी ना, तो फिर मेरी मदद करने के लिए क्यों आगे आए? तुम ये उसी की सजा है। पूर्व उसकी ये बात सुनकर उठ खड़ी हुई और उसने मायूसी से अपने हाथ से निकल रहे खून की तरफ देखा। उसे इतने चोट का दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द उसे कुणाल की बातें पहुंच रही थी। इसीलिए कुणाल की तरफ देखकर इरिटेट होते हुए बोली, पत्नी हूँ मैं आपकी, और अगर इस हालत में आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? कुणाल ने पूर्वी की बात सुनी और उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए कहा, पत्नी नहीं, जबरदस्ती की पत्नी हो तुम। सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से इस घर में, मेरी और मेरी जिंदगी में, वरना कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया होता। कुणाल गुस्से में था और उसने पूर्वी का हाथ बहुत ही कसकर दबा दिया था। पूर्वी को तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपने हाथ कुणाल के हाथ से झटकते हुए कहा, आज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर कुणाल, जो नशे की हालत में था, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये दर्द तो कुछ भी नहीं। अभी जो दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसे तो शायद तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। पूर्वी ने जैसे ही कुणाल की बात सुनी, वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। कुणाल ने पूर्वी को कंधे को कसकर पकड़ा और उसे बेड पर धकेल दिया। पूर्वी जैसे बिस्तर पर गिरी, कुणाल उसकी तरफ देखते हुए, कुणाल आप होश में नहीं हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए और दूर रहिए मुझसे। पूर्वी बोल ही रही थी कि तभी कुणाल ने बेड पर अपने घुटने को मारते हुए रखा। वो धीरे धीरे पूर्वी के करीब जाकर उसके ऊपर चढ़ा। उसने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अपने पूरे होश हवास में हूँ। और क्या कहा अभी तुमने? पत्नी? पत्नी हो ना तुम, तो मेरी जिम्मेदारी हो। तो चलो अब अपने पत्नी होने का फर्ज निभाओ। जैसे ही पूर्वी ये बात सुनी और कुणाल की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी, कुणाल ने अपने होंठ उसकी गर्दन के पास ले जाकर किस करने से पहले ही उसकी गर्दन पर अपने दांत को गड़ाना शुरू कर दिया और वो कुणाल के दांतों को अपनी गर्दन पर चुभते हुए महसूस कर पा रही थी।
उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन कुणाल उसके गर्दन को चूमते हुए सीधे उसके कोलाब्रन पर आया और उसे लिक करना शुरू किया। पूर्वी कुणाल को रोक नहीं पा रही थी। तब कुणाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूर्वी के कंधे पर लगे साड़ी के पल्लू को हटाया और वो पूर्वी के पूरे बदन को हैरानी से देखने लगा। पूर्वी का बदन एकदम चांद की तरह चमक रहा था। उसकी कमर और नाभि को देखकर कुणाल ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसकी कोलब्रेन पर दांत को इस तरह गड़ाने लगा। पूर्वी बस एक बेजान गुड़िया की तरह वहीं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुणाल के दोनों हाथ पूर्वी के कमर पर पहुंचे और वो उसके पेट और नाभि को टच करते हुए सीधे पूर्वी के उभारों को बढ़ा। जैसे ही कुणाल ने उसकी उभरी हुई छाती पर हाथ रखा, पूर्वी ने आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। कुणाल उसे इस तरह दर्द में तड़पता देखकर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। इतना बोलकर उसने पूर्वी की साड़ी के प्लेटों को खोलना शुरू किया और उसकी साड़ी, ब्लाउज और यहाँ तक के अंडरगारमेंट भी उसके बदन से अलग कर दिए। पूर्वी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और इस समय कुणाल को रोकने के लिए कुछ भी न कर सकती थी। वो बस अपनी आंखें कसकर बंद करती हुई अपने दर्द को बर्दाश्त करती जा रही थी। कुणाल ने गुस्से में आकर उसे और भी ज्यादा दर्द देना शुरू किया। पूर्वी की चीखें पूरे कमरे में गूंज गई। थोड़ी ही देर बाद कुणाल उसके ऊपर से हटा खुद को वॉशरूम की तरफ लेके चला गया। खुद को साफ करने के बाद जब वो वापस कमरे में आया, उसने देखा पूर्वी के अपने बदन पर चादर डाल ली है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। उसने कुणाल की तरफ देखा तक नहीं और ना ही कुणाल ने उसे कुछ बोल रही थी। कुणाल ने टेबल के पास आकर दराज खोला और उसमें एक छोटी सी टेबलेट निकालकर पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, लो पकड़ो, इसे खाओ। पूर्वी ने जैसे ही टेबलेट को देखा, वो तुरंत समझ गई वो किस चीज की टेबलेट है। पूर्वी कुणाल की तरफ देख ही रही थी कि कुणाल आगे बढ़ा। उसने पूर्वी के गालों को कसकर दबाते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? मैंने कहा खाओ ये। पूर्वी ने धीरे से टेबलेट उठाकर अपने मुंह में रख ली। जैसे ही कुणाल ने उसे टेबलेट खाते हुए देखा, तुरंत कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने गोली अपने मुंह से निकाल दी और वहीं फेंक दी और वो अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। उसने रोते रोते अपने आप से बात करते हुए कहा, पूर्वी ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुम्हें न जाने और क्या क्या सहना बाकी है। इतना बोलकर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और वो चुपचाप वहीं बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि दर्द की वजह से उसे उठा भी नहीं जा रहा था। इसीलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह पूर्वी फटाफट उठकर तैयार हुई। थोड़ी ही देर में वो सीधे के इंटरप्राइजेस कंपनी में पहुंची। के इंटरप्राइजेस मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी थी और ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि कुणाल की ही थी और पूर्वी कुणाल की इसी कंपनी में उसकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। पूर्वी जैसे ही कुणाल के केबिन के अंदर गई, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुणाल ने सख्त आवाज में कहा, आज फिर से तुम लेट आई हो। इस पूरे महीने में 5वीं बार लेट, इसका मतलब जानती हो ना तुम? पूर्वी जैसे बात सुनी, वो वहीं दरवाजे पे ही रुक कर उसने देखने लगी। कुणाल के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हारे इस महीने की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ऐड नहीं होगी। पूर्वी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी की तरफ देखा। वो बिल्कुल टाइम पर वहां पहुंची थी, लेकिन कुणाल के बहाना बनाकर उसकी सैलरी काट ली थी। पूर्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा करता देख कुणाल अपनी चेयर पे
आराम से बैठते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी सफाई फेस करनी है तो तुम बोल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। पूर्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अपनी कोई सफाई पेश नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लेट आई हूँ, इस महीने की सैलरी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। आपकी कॉफ़ी का टाइम हो गया है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी केबिन में बाहर चली गई। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी लेकर आदित्य के केबिन की ओर आ ही रही थी कि उसकी नज़र ऑफिस में आई हुई निकिता पर पड़ी। निकिता कुणाल की 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो प्यार करता था और जो कुणाल के साथ अकेले रहने का कोई मौका नहीं गंवाती थी। पूर्वी कॉफ़ी लेकर आ ही रही थी कि उसने देखा कि निकिता तुरंत कुणाल के केबिन के अंदर चली गई। जैसे ही पूर्वी ने उस अंदर जाते हुए देखा, वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोली, ये लड़की कुणाल का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इतना बोलकर पूर्वी सीधे कुणाल के केबिन की ओर बढ़ी। जैसे ही वो कुणाल के केबिन के पास पहुंची, उसने केबिन का दरवाजा खोला ही था कि उसके कानों में निकिता की खुशमिजाज आवाज आई, थैंक यू सो मच कुणाल, तुमने मुझे फाइनली अपना असिस्टेंट बना लिया और मुझे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका दिया। आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जैसे ही पूर्वी ने ये बात सुनी, वो वहीं दरवाजे के पास रुक गई और उसने अपने मन में कहा, क्या बोल रही है निकिता, कुणाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। पूर्वी वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी कि तभी कुणाल ने पूर्वी के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, निकिता, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम डिजर्व करती हो। अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते पूर्वी अपने हाथ में पकड़े कॉफी कप को ले जाकर सीधे कुणाल के पास आई। उसने कुणाल की टेबल पर वो कॉफी का कप पटक कर रखते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप कुणाल, ये कैसे आपकी असिस्टेंट बन सकती है। आप भले ही इस बात से खुश हों, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे ही कुणाल ने पूर्वी की यह बात सुनी, उसने एक अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, तुमसे किसी ने पूछा है क्या। मैंने इस बारे में तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा नहीं था ना। तो फिर अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो और अपना जो काम करने आई हो करके जाओ। पूर्वी ने जैसे कुणाल की बात सुनी, उसने मायूस होते हुए कहा, लेकिन कुणाल, आपने मुझे वादा किया था कि आप। पूर्वी बोल ही रही थी कि तभी कुणाल ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वादा, कैसा वादा। उस वादे को हुए 5 साल बीत गए और अब चीजें पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और जिन चीजों में बदलाव हुआ है वह बहुत अच्छा। भूलो मत कि वह ये कंपनी मेरी है। इस कंपनी में जो भी चीजें होंगी वो मेरे मन मुताबिक होंगी। तुम मेरे कोई डिसीजन पसंद आता है या नहीं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। पूर्वी ने जैसे ही कुणाल की बात सुनी, वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि दादी माँ को ये बात पसंद आएगी, वो उसके लिए कभी भी सहमत नहीं होंगी। निकिता तुम्हारी असिस्टेंट बने। कुणाल ने जैसे ही पूर्वी के मुंह से दादी का नाम सुना, उसने तेजी से अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, पूर्वी, तुम्हारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं रहता क्या, कि जब भी देखो तुम हर मैटर में मेरी दादी को ले आती हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि दादी का नाम लेकर तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, है ना। लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दादी के नाम पर भी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, और ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अब अगर तुमने कंपनी किसी मैटर में अपनी बात मनवाने के लिए दादी का नाम लिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम्हें मेरे फैसले में इतनी तकलीफ है
या तुम इन सब चीज़ों के चलते इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती हो तो जाओ और रिजाइन कर दो। जैसे ही कुणाल ने ये बात कही, पूर्वी ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली, क्योंकि वो रिजाइन नहीं कर सकती थी। पूर्वी जानती थी कुणाल उसे रिजाइन करने की धमकी जरूर देगा, इसीलिए पूर्वी वहीं पर खून का घूंट पीकर रह गई। वहीं पूर्वी कंपनी में निकिता के असिस्टेंट बनने की बात इतनी तेजी से फैली कि कंपनी के हर एक आदमी ये बात पता चल गई थी, और कंपनी के आधे से ज्यादा लोग तो ये बात भी जानते थे कि निकिता कुणाल की गर्लफ्रेंड है। जब कुणाल को ये सारी बातें बोल चुका था, तो पूर्वी जानती थी कि अब उसका वहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं। चुपचाप कुणाल के केबिन से बाहर निकल गई। निकिता कुछ देर तक उसके केबिन के अंदर रही और पूर्वी बार बार उसके केबिन के तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद निकिता मुस्कुराते हुए कुणाल के केबिन से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने पूर्वी की तरफ देखा। उसके पास आकर शैतानियत मुस्कुराने हुए बोली, क्या हुआ, कैसी लगी तुम्हें अपनी ये शिकस्त? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब तो मैं इस कंपनी में परमानेंट हो गई हूँ। अब तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। पूर्वी निकिता की बात सुनकर चुप थी। हालांकि उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी बोलकर अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन निकिता पूर्वी को ताना मारने से बाज नहीं आ रही थी। पूर्वी के कुछ न बोलने पर निकिता ने उसे उकसाते हुए कहा, क्या हुआ, आज मुझे तुम कोई जवाब नहीं दोगी? वैसे पूर्वी, पिछले 5 सालों से तुमने कुणाल को मुझसे छीनने की कितनी कोशिश की क्यों ना की हो, भले ही वह शादी वाला मैटर जो कुछ भी हो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे और कुणाल के बीच के रास्ते का सच बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें कुणाल ने कभी भी अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई एम राइट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।